थैंक यू सो मच जी फर्स्ट तो आने के लिए पॉडकास्ट में। आई स्टार्टेड जो रियल एस्टेट करना चाहते हैं। रियल एस्टेट में नॉर्मली सैलरीज नहीं होती। क्या आपकी सबसे बड़ी डील? एमरेट्स द बिगेस्ट डील 90 मिलियन लाख दरम भी कमाते हैं और मिलियन दरम भी कमाते हैं। तो हर चीज से कनेक्टेड है रियल एस्टेट, एथिक्स एंड डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी पहली पॉडकास्ट है जिसमें हम बहुत सारी आपके साथ नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो भी ओवर द ईयर्स हमने गैदर किया आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे गेस्ट बुलाएं जो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके मार्केट के बारे में या वो लोग भी जो रियल एस्टेट करना चाहते हैं उनके लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ैन मार्केट में पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं और इनकी भी जो नॉलेज है रियल एस्टेट को लेके वो बहुत एक्सटेंसिव है और आज आप इनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम असद, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच जी फर्स्ट तो आने के लिए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी। और बहुत अच्छा लगा आप पहली पॉडकास्ट कर रहे हैं और ये बड़ी इंफॉर्मेटिव और अच्छी चीज़ है लोगों के लिए जो रियल एस्टेट कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इससे काफ़ी लोगों को भी हेल्प मिलेगी और उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। एग्जैक्टली हमारा पॉइंट यही है कि कैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो हमने ओवर द ईयर्स इकट्ठी की है वो पहुंच जाए और बट बिफोर हम उस पे जाएं कि क्या इंफॉर्मेशन है और कैसे हम लोगों से शेयर कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें मैं कुछ लोगों को कोशिश करके आपके बारे में बताना चाहूँगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल आप तो दे आर वेरी हैंडी। तो क्विकली, तो आपने रियल एस्टेट कब शुरू की? आई स्टार्टेड इन 2015-16। ओके। और उससे पहले भी मैं रियल एस्टेट को काफ़ी करीब से देख रहा था क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत क्लोज फ्रेंड थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो रियल एस्टेट कर रहे थे ऑलरेडी। सही। तो मुझे हमेशा कहते रहते थे क्योंकि आई वाज इन ऑलवेज इन सेल्स, तो Okay. कहते रहते थे कि आप जो है रियल एस्टेट में आए, रियल एस्टेट में काम करें। तो बट क्योंकि थोड़ा सा जब एक नया बंदा रियल एस्टेट को ज्वाइन करता है तो थोड़ा सा ये देखता है कि लाइक रियल एस्टेट में नॉर्मली सैलरीज नहीं होती, कमीशन होती है, एक फियर फैक्टर होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे क्या होगा, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपको दुबई में रहना है, मैनेज करना है सारी चीज़ों को। तो वो एक बहुत ही टफ और चैलेंजिंग डिसीजन था। बट इन 2015-16 आई वॉज वर्किंग इन IT कंपनी। आई वॉज मैनेजर था IT कंपनी के अंदर जिसमें हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करते थे। उस टाइम पे काफ़ी मेरे दोस्त जो कर रहे थे वो मुझे स्पेशली कह रहे थे कि तुम इस फील्ड में आओ उस टाइम पे। बट मैंने रियलाइज़ ये किया कि अगर मैं इसी फील्ड में रहता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सेल्स का है, मैं डेवलपमेंट साइड पे नहीं हूँ, तो मेरी जो ग्रोथ है वो किस लेवल तक जाएगी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर डाउन द लाइन ऑफ 15 ईयर्स, मैं किस लेवल तक जाता हूँ, किस पोजीशन तक को मैं हिट करता हूँ। देन आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जिसमें काफ़ी टाइम भी लगा और बहुत ही टफ डिसीजन था ये। आई मीन दे ऑफ कोर्स जैसे कि बहुत सारे लोग आना भी चाहते हैं, न्यू रियल एस्टेट को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। बट वही जैसा आप बोला फियर फैक्टर। तो हाउ वाज योर वो पहले डील कैसी थी? मेरी पहली डील ऐसी थी कि जब मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया तो उसमें काम कर रहा था। 1-1.5 महीने के बाद मुझे कंपनीज की तरफ से भी कुछ सपोर्ट थी, लीड मिली मुझे, और एक इंडियन फैमिली थी, हस्बैंड और वाइफ थे, तो उनको एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए था। और जब मैंने उसको कांटेक्ट किया, उनकी पूरी रिक्वायरमेंट को पता किया, तो उनके लिए रेडी टू मूव इन फुली फर्निश्ड एक अपार्टमेंट मेरे पास अवेलेबल था JLT में। ओके। तो वो उनको दिखाया, उसका व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। उस टाइम पे प्राइजेस डेफिनेटली आज की प्राइजेस जैसे नहीं थे, तो अपार्टमेंट बहुत अच्छा था, फुली फर्निश। तो उनको दिखाया, उनको पसंद आया और इस तरीके से हमारी डील हुई। उस टाइम पे मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे इस डील को क्रैक करने में बड़ी हेल्प आउट की, क्योंकि क्लाइंट जो था वो फाइनेंस क्लाइंट था और जो प्रॉपर्टी थी वो भी फाइनेंस थी। ओके। तो इट्स नॉट द नॉर्मल थिंग कि आपकी प्रॉपर्टी और कैश secondary और सेकेंडरी की डील थी। तो उस टाइम पे सेकेंडरी और ये सारे लॉज वगैरह इतने इजी नहीं थे, थोड़े काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी। हाँ। तो बट हेल्प आउट किया मैनेजर ने और इस तरीके से डील क्रैक आउट किया। वेरी गुड, वेरी गुड। और आई मीन आप क्योंकि इंडस्ट्री में अभी ऑलमोस्ट 10-11 साल हो गए आपको, राइट, इन डिफरेंट लाइक ऑलमोस्ट जब आप शुरू कर रहे थे, तो इस दौरान वो आपका सबसे बड़ा लर्निंग लेसन क्या था? लर्निंग
आप डे बाय डे टू आप इस इंडस्ट्री में सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे लॉस के हवाले से भी आपको सीखने में मिलती हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने आप इस फील्ड में ये देखी है कि आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ इस फील्ड में काम करना है, रिगार्डलेस कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी डील्स नहीं हो रही होती, आप पूरी एफर्ट्स कर रहे होते हो, सारी चीज़ें कर रहे होते हो, सही भी कर रहे होते हो सारे काम, बट डील्स आपकी क्रैक नहीं हो रही होती। तो उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मोटिवेट रहो, उस काम को कंटिन्यू करते रहो, और इसके साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में स्पेशली। सही। अभी एक सवाल है जो पर्सनल भी है, पर आई गेस ये हम सबको मोटिवेट करता है रियल एस्टेट में, तो मैं भी इसको जानना चाहूँगा कि आपकी सबसे बड़ी डील क्या थी? मेरी सबसे बड़ी डील इट वाज इन 2022-23 के अंदर एक ही थी, जिस टाइम पे मैं मोस्टली लग्जरी विलास को कैटर कर रहा था, और अभी भी लग्जरी विलास को देख रहा हूँ, जो कि एमिरेट्स में है। ओके। और इट वाज अराउंड 89-90 मिलियन की वो प्रॉपर्टी थी। और इस कम्युनिटी में काम करने का एडवांटेज ये था कि एलीट लग्जरी है, और प्लस वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कम्युनिटी एमिरेट्स मानी जाती है। तो एक अच्छा डील थी वो, और एक काफ़ी जिसे कहें कि आप एक वन ऑफ द बिगेस्ट डील वो क्रैक की थी। जबरदस्त। और आई गेस एक और भी जो बात है मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी क्या चीज़ें जो हमें मोटिवेट रखती है या आपको मोटिवेट रखती है इस इंडस्ट्री में रहने के लिए? आपको इस देखो, किसी भी लाइफ के किसी भी काम को करने के लिए आपको गोल्स और आपके टारगेट्स होने चाहिए, रिगार्डलेस कि आप रियल एस्टेट कर रहे हो या कोई भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हो, आप सेल्स कर रहे हो, आप अकाउंट्स में किसी, आपको एक लाइफ के गोल्स होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके अगर लाइफ के कुछ गोल्स हैं, और वो गोल्स अनरियलिस्टिक भी नहीं होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, बट थोड़े से हार्ड होने चाहिए। इट्स नॉट दैट इजी कि आप 1 महीने 2 महीने में जाके उसको अचीव कर लो, थोड़े से टफ भी होने चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और आप मतलब जैसे वो हमारी तरफ कहते हैं गोरा 100 साल की सोचता है, एग्जैक्टली, एटलीस्ट 10 साल की तो सोच। एटलीस्ट आपको नेक्स्ट 5 से 10 साल का गोल प्लान होना चाहिए। मैंने क्या किया था, मैंने जब स्टार्ट किया था तो हर कंपनी आपको टारगेट देती है। जो कंपनी ने मुझे टारगेट दिया था उसको मैंने डबल कर लिया अपने टारगेट को, जो कि मैंने अपने ऊपर खुद हावी किया उस टारगेट को, ताकि मेरा जो टारगेट है मैं कंपनी के टारगेट से भी आगे निकलूं, क्योंकि मेरे टारगेट्स कंपनी के टारगेट से बहुत दूर के थे। क्योंकि मैं जब आया था इस फील्ड में तो मैं प्रॉपर 5 साल की प्लानिंग करके आया था कि 5 साल में मैंने आगे क्या चीज़ें करनी है और किस तरीके से लेके चलनी है, और डे बाय डे उसको मैं ग्रो करता चला गया। सर ये तो हो गया आपके बारे में। अभी फॉर एग्जांपल कोई बंदा रियल एस्टेट शुरू करना चाहता है, आपकी क्या एडवाइस है, क्या उसे करना चाहिए, और अगर करने चाहिए तो क्या पैरामीटर्स उसके माइंड में होने चाहिए फॉर द सक्सेस ऑफ रियल एस्टेट? एग्जैक्टली, देखिए मैं जो काम खुद कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली वो नहीं कह सकता कि आप नहीं करो, डेफिनेटली आप करो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रियल एस्टेट करनी क्यों है। ओके, और आपका प्लान क्या है। अगर आपका प्लान जो है वो 1 से 2 साल पैसे कमाने हैं और उसके बाद मैंने कुछ अपना बिजनेस करना है या कोई डिफरेंट चीज़ करनी है, तो एक अलग गोल सेट है। बट अगर आपको इस फील्ड में एक अच्छे लेवल तक जाना है तो आपको गोल्स और पैरामीटर के साथ साथ इस चीज़ को करना चाहिए। और रियल एस्टेट में जैसे कहते हैं स्काई इज द लिमिट जी। ओके, तो इसमें आप 10,000 भी कमाते हैं एजेंट्स, लाख दरम भी कमाते हैं और मिलियन दरम भी कमाते हैं। ऐसे ही। तो आप किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हो उसके लिए आपको आज से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो कि अभी कोई फर्ज करे कोई फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है, कोई नया बंदा है रियल एस्टेट को, उसको प्लान करना पड़ेगा। और आई गेस लर्निंग भी, लर्निंग समझते, मेरे ख्याल से लोग समझते हैं कि बहुत क्विक वो लोग चीजों को कोई अचीव करते स्कीम हैं। या कोई स्कैम नहीं है कि आप जो है मतलब कि आओगे और ओवर द नाइट आपकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं इट्स अ वेरी फ्लैशी लाइफ, बट इट्स एक्चुअली नॉट। इट कि इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग है। अगर कोई बंदा आज कोई लग्जरी कार को अफोर्ड कर रहा है, एक अच्छी जगह पे रह रहा है, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ हुआ है, तो उसके पीछे हार्ड वर्क है। और रियल एस्टेट में बहुत हार्ड वर्क है, बहुत एफर्ट है, ठीक है। तो आपको पूरी एफर्ट डालनी है इसमें, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो वही आप कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज
एजेंट भी बहुत है, क्लाइंट इज वेल अवेयर, उसके पास सिर्फ इंटरनेट के ऊपर अगर वो सिर्फ क्लिक करे तो उसको पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एग्जैक्टली आई गेस आज लोग जब फॉर एग्जांपल कंपैरिजन करते हैं तो आज के एजेंट को ये नहीं है कि वो सिर्फ दुबई की नॉलेज है, कि उसे पता चाहिए यूएस में क्या हो रहा यूएस है, में क्या हो रहा है, चाइना में, हांगकांग की मार्केट में क्या वर्ल्ड हो की रहा है। इकोनॉमी किस तरह आज चल रही है, मार्केट किस तरफ जा रही है, ऑयल क्या चल रहा है, कहाँ पे वॉर्स हो रही ये मेरे ख्याल से है। क्लाइंट्स ये वाले ऑब्जेक्शंस देते ही हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये है कि क्लाइंट ये ऑब्जेक्ट करता है क्योंकि मोस्टली जो दुबई में क्लाइंट है उनके बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंड होते हैं, जी ठीक है, उनका इम्पैक्ट देखिए दुबई में तो आपको पता है जैसे ये बहुत ही सेफ और सिक्योर सिटी है, दुबई में तो इसको इफेक्ट नहीं करता, ऐसे बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जब अफेक्ट होती है तो उसकी वजह से उनके बिजनेस अफेक्ट करते हैं, बिजनेस अफेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली रियल एस्टेट में भी उनको अफेक्ट होता है, क्लाइंट्स को वो रुकते हैं और चीज़ों को होल्ड डाउन पे कर लाते हैं। ऐसे अगर आपके पास नॉलेज होगी आप उसको बेटर कैटर कर सकते हो कि अगर ये हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट दुबई में क्या आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले 8-10-11 सालों में देखा है, अगर अराउंड द वर्ल्ड कोई वॉर सिचुएशन है या कोई पैनिक सिचुएशन है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमेशा दुबई पे आता है। आप कोविड ले लें, आप अराउंड द वर्ल्ड जो वॉर्स हो रही हैं और डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दुबई में आता है क्योंकि लोग दुबई मूव करते हैं, ऐसे ठीक है, तो उसकी वजह से दुबई की इकोनॉमी ग्रो करती है और इस वजह से रियल एस्टेट भी ग्रो कर रहा है। और आप ये सारी जो चीज़ें देख रहे हैं उसका रीज़न भी यही है कि दुनिया में जो काम हो रहे हैं उसकी वजह से दुबई एक पॉजिटिव वे में अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है दुनिया के सामने। अच्छा आजकल जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नए आना चाहते हैं रियल एस्टेट में उनके लिए कुछ ना कुछ हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। जी। तो अगर कोई बंदा आए, क्योंकि आजकल ये बहुत कंफ्यूजन है लोग को कि मैं ऑफलाइन में जाऊँ या सेकेंडरी करूँ, रीसेल की मार्केट करूँ। और एक बड़ी इसकी वजह ये है कि लोग को लगता है कि शायद ऑफलाइन में ज़्यादा कमीशन है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कमीशन सेकेंडरी में भी ज़्यादा है। बिल्कुल डिपेंड करता है आप कैसे डील कर रहे हैं। आप ऑफलाइन की शायद मिलियन की 5 करें और सेकेंडरी में आप वही 1-20 मिलियन की भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब बंदा कोई आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि जब कोई बंदा आ रहा है तो उसको क्या सोचना है, किस चीज़ों में उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक वक्त में आई हैं। और क्या आपको लगता है आपने जो गलती की थी वो लोग को नहीं करनी चाहिए और किस चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअल जो रियल एस्टेट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट स्पेसिफिकली इन दुबई, वो सेकेंडरी होता है, ओके ठीक है। सेकेंडरी एक्चुअली इज अ प्रॉपर रियल एस्टेट, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो रहा है, आज मार्केट तेज है, मार्केट ग्रो कर रही है, तो बहुत सारे डेवलपर न्यू प्रोजेक्ट, न्यू ऑफर्स और न्यू पेमेंट प्लान लेके आ रहे हैं, बट वो तो स्पैम 2-3-4 साल का है। आज आपने प्रॉपर्टी ऑफलाइन बुक कराई जी देन उसके बाद जो क्लाइंट जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो जो घर है वो तो फॉर एवर रहने वाला है ना, कह रहे तो वो उसके ऊपर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होंगे, ऐसे ही है। ठीक है। आप उसको जब प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी तो आप उसको रेंट भी करोगे, कल को आप रिसेल भी करोगे, जिस क्लाइंट को आप रिसेल करोगे फिर वो रेंट करेगा, फिर वो रिसेल करेगा। आपको ये सोचना है कि आपको एक वन टाइम डील चाहिए और या वो क्लाइंट चाहिए जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चले। वही प्रॉपर्टी आज जो आप बेच रहे हो वो रेडी होगी, रेडी होने के बाद वो रेंट पे जाएगी या तो वो रिसेल होगी, जिसको आप रिसेल तो करोगे। उसको सेकेंडरी के साथ ऑफलाइन साथ से सेकेंडरी सेकेंडरी भी सीखना चाहिए, बिल्कुल सेकेंडरी सीखना चाहिए। ऑफलाइन में लोग ये समझते हैं कि कमीशन ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग थोड़ी कम है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफलाइन इज मोर, और आई गेस अगर हार्ड वर्किंग आप कम करेंगे तो कोई ना कोई आपको क्लाइंट उड़ा ले जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज की डेट में तो ऐसा है कि ऑफलाइन में क्या है कि आपने कॉल करी, क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन तो भरपूर है। क्लाइंट जो है कि आप जैसे ऑफर कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, वो उसको 10 लोग भी वही ऑफर कर रहे हैं। अब आपने अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करना है उसमें से, ऐसे वो नॉलेज और उसको ये बताना है कि सर ये प्रॉपर्टी से अगर आपको मैं सेल कर रहा हूँ, ये ऑफर कर रहा हूँ, तो इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। जब ये रेडी हो जाएगी तो इसके बाद मैं आपको इसका इतना ROI आपको आएगा। वो ROI आप कैसे वो करोगे कि एरिया के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया के ये रेंट चल रहे हैं, तो इसका ये ROI मिलेगा। और ऑल्दो ये प्रॉपर्टी जब रेडी होगी, अगर आपको रीसेल करनी है तो इसकी सेल्स वैल्यू क्या होगी। तो आप उसको प्रॉपर एक रोड मैप बना के दे रहे हो कि आज से लेके हैंडओवर और हैंडओवर के बाद हम करेंगे क्या प्रॉपर्टी का।
लेकिन तो वो एक रोड मैप और I guess- दोगे तो वो डेफिनेटली बेटर है। सेकेंडरी में एक बहुत वाइडर ऑडियंस एक और भी है, मतलब वाइडर एस्पेक्ट सेकेंडरी का ये भी है कि सेकेंडरी खाली अपार्टमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट? आप अपार्टमेंट्स हैं, विलास हैं, टाउन हाउसेज हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल है, commercial वो तो अभी अलग एक सेक्टर है। कमर्शियल का एक अलग सेक्टर है जिसमें आपके पास हॉस्पिटल, स्कूल, क्लिनिक्स, मॉल, लेबर कैंप बेतहाशा है। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज जो इस दुनिया में है Yeah. वो कनेक्टेड है रियल एस्टेट से। Yeah. अगर आप कल को एक क्लिनिक भी खोलना चाहते हो, क्लिनिक चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको रियल एस्टेट चाहिए, क्योंकि एक आपको क्लिनिक की जगह चाहिए। ऐसे तो उस क्लिनिक की जगह के लिए आपको राइट पर्सन पता होना चाहिए कि उस क्लिनिक के लिए मुझे किसको अप्रोच करना है। ऐसे तो हर चीज से कनेक्टेड है रियल एस्टेट। अच्छा, वैसे तो हमारी पॉडकास्ट काफी लंबी होगी, जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर एंड पे मैं आपको चाहूंगा कि आप वैल्यू ऐड करें जरा, कि जो लोग नए आने चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनको क्या बेस्ट एडवाइस आप देंगे एज अ ओल्ड कमर, और इवन फॉर अ फैक्ट क्या एडवाइस आप देंगे अपने उस पन को जो आप 2016 में थे? बिल्कुल, देखिए इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपकी लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपका टारगेट्स आप अपने आप को डिसाइड करो, प्लस एथिक्स एंड डिसिप्लिन। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो I guess agents discipline को हर हर जगह apply फील्ड के अंदर है। अगर but आपको इस काम- सक्सेस चाहिए उसमें। बिल्कुल, इस काम में बहुत ज़रूरी है आपको कि आपको डिसिप्लिन रहना है अपने काम। Well, thank you so much for being with us. थैंक यू सो वेरी हम मच। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आप और भी पॉडकास्ट में दिखें और अपनी नॉलेज यंगस्टर्स के साथ शेयर करें। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।